हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई। एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एओपी व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, जब दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, उसको हम बोलते हैं एओपी। आप कह सकते हो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पर जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है एओपी के अंदर। तो एओपी व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, उसको हम बोलते हैं एओपी। इसको आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। यहाँ पे पर्पस जो होगा वो कॉमन होता है। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स, प्लीज नोट द वर्ड इंडिविजुअल्स एंड हेयर प्लीज नोट द वर्ड पर्सन्स। डिफरेंस पर्सन और इंडिविजुअल का है बस। BOI when two or more individuals come together for the purpose of earning income, जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स आपस में आके मिलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, इनकम कमाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो पर्पस है वो कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इन केस ऑफ BOI। देखो एओपी बीओआई, अगर उसके जो मेंबर्स होते हैं एओपी बीओआई, जैसे आपने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ फर्म के अंदर, जब फर्म अपने पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन, जो सैलरी, बोनस, कमीशन पे करती है अंडर सेक्शन 40B, तो उसमें देखा था आपने वहाँ पर कुछ लिमिट है कि फर्म जो है वो अपने जो पार्टनर्स है, सॉरी फर्म के पार्टनर्स होते हैं, एओपी बीओआई के मेंबर्स होते हैं। तो जब फर्म अपने पार्टनर्स को जो सैलरी, बोनस, कमीशंस, जो इंटरेस्ट पे करती है उसको डिडक्शन मिल जाती है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, यानी वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट दे रखी है सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन की। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ी सिचुएशन अलग है। सबसे पहले अगर कोई एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, बोनस, कमीशंस या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या फिर रेम्यूनरेशंस पे करती है, अगर कोई एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या रेम्यूनरेशन पे करती है, तो 100% हो जाएगा डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40BA। अगर कोई एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन पे करती है, तो पूरा का पूरा एओपी बीओआई के हाथ में हो जाएगा डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40BA। मतलब जब एओपी बीओआई अपनी इनकम निकालेंगे तब उनको इस सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन जो उन्होंने पे किया है इसकी छूट नहीं मिलेगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है कि एक तो एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देगी, जो मेंबर्स ने कैपिटल लगाया है एओपी बीओआई के अंदर, एओपी बीओआई उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी मेंबर्स को। अब मेंबर्स जो विड्रॉ करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं एओपी बीओआई के अंदर से, तो मेंबर्स उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देते हैं एओपी बीओआई को, जो उसकी वो इनकम होती है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा वो एक्सेस, यानी जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस पे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे की कंपैरिजन में, उतना ही डिसअलाउड होगा। आगे मैं एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इसको। सबसे पहले जब कोई एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे करती है तो वो 100% हो जाएगा डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40BA के अंदर। क्योंकि देखो एओपी बीओआई के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे पार्टनरशिप डिड। अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म जब अपने पार्टनर्स को जो सैलरी, बोनस, कमीशन जो पे करती है उसको डिडक्शन मिलती है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन यहाँ पर तो एओपी बीओआई के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन वो पे करते हैं रेम्यूनरेशन अपने मेंबर्स को, पूरा का पूरा वो हो जाएगा डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40BA। और सेक्शन 40BA के अंदर क्या लिखा हुआ है, सैलरी, बोनस,
कमीशंस रेमोनरेशन जो भी एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को देगा वो हो जाएगा डिसअलाउड। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। उसके बाद अगर कोई एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को रेंट पे करती है फॉर द प्रॉपर्टी यूज, अगर किसी मेंबर ने अपने एओपी बीवाई को कोई प्रॉपर्टी दे रखी है अपनी और एओपी बीवाई उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से रेंट देगी मेंबर्स को, तो जो रेंट होगा वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 40B के अंदर रेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 40B ये सिर्फ सैलरी बोनस कमीशन रेमोनेशन के बारे में बोलता है, यहाँ पर रेंट लिखा ही नहीं है। तो रेंट को लेकर सेक्शन 40B ये साइलेंट है। तो अगर कोई एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को रेंट पे करती है तो वो अलाउड हो जाएगा एओपी बीवाई के हाथ में। अगर कोई एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ऊपर बता रहा था मैं आपको कि सिर्फ डिफरेंस जो होता है एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही डिसअलाउड होता है। कैसे निकालते हैं देख लो। अगर कोई एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है और मेंबर्स क्या पे करेगा एओपी बीवाई को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सपोज करो अगर कोई एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है 1,80,000 पे करता है और मेंबर्स जो है वो ड्राइंग पे एओपी बीवाई को पे करता है 1 लाख। तो यहाँ पे देखो एक्सेस कितना पे कर रही है फर्म बोल रहा हूँ बार में, एक्सेस कितना कर रही है एओपी बीवाई। देखो एओपी बीवाई ने 180 पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से लेस कर दो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ जाएगा एक्सेस अमाउंट 80,000 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसअलाउड। यानी एक्सेस जो पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एओपी बीवाई ने वो हो जाएगा डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ एओपी बीवाई। अगर यहाँ पे मैं सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर दूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो है 1 लाख और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 1,80,000, तो यहाँ पे कुछ डिसअलाउंस नहीं होगा, यानी नो डिसअलाउड। उसके बाद अगर कोई एओपी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है और वो मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे है तो अलाउड हो जाएगा। अगर मेंबर जो है वो किसी और के बिहाफ पे है तो यानी किसी और को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे है, तो एओपी बीवाई जो भी मेंबर्स को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अलाउड हो जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी केस स्टडी है, डिसीजन भी, फिलहाल मैं डीप में जाऊंगा नहीं क्योंकि बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद बात करते हैं एओपी बीवाई का टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 167B के अंदर। देखो एओपी बीवाई के अंदर जो शेयर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं या तो वो डिटरमाइंड होंगे या फिर अनडिटरमाइंड होंगे, मतलब या तो नोन होंगे या फिर अननोन होंगे। मतलब या तो शेयर ऑफ मेंबर्स पता होगा यानी प्रॉफिट शेयरिंग पता होगा या फिर नहीं पता होगा। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? इफ़ शेयर्स ऑफ मेंबर्स आर डिटरमाइंड नोन, अगर जो मेंबर्स के जो शेयर्स है जो प्रॉफिट उनका जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसका रेशियो पता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ मेंबर्स आर डिटरमाइंड और नोन, यानी जो शेयर्स है मेंबर्स का वो पता है और डिटरमाइंड है पहले से ही। तो दो कंडीशन बनेगी इस केस में। इफ़ एनी मेंबर्स हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कोई मेंबर जिसकी टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यस हाँ, तो उस एओपी बीवाई के ऊपर लग जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसको 30% होता है जो, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है टैक्स ऑन हायर स्लैब ऑफ इनकम, यानी जो हायर स्लैब ऑफ इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो 30% होता है, प्लस इसमें सरचार्ज 10 और 15%, प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर शेयर्स डिटरमाइंड है, शेयर्स ऑफ मेंबर डिटरमाइंड है, नोन है, और किसी मेंबर्स का अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा टोटल इनकम है किसी भी मेंबर का, तो वहाँ पर लग जाएगा MMR एओपी बीवाई की इनकम पे। लेकिन जो शेयर ऑफ मेंबर होगा, जो मेंबर को जो शेयर मिलेगा यहाँ से,
वो मेंबर की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी AOPBY ने मैक्सिमम मार्जिन रेट टैक्स पे कर रखा है 30% के हिसाब से। अब देखते हैं दूसरी कंडीशंस। वेदर एनी मेंबर हुज टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या कोई ऐसा मेंबर जिसकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड्स है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से? अगर नो, अगर नहीं है, इफ़ नो अगर नहीं है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाएगा जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, जैसे स्लैब 2.5 तक, 2.5 से 5, 5 से 10 ऐसे अप्लाई हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे जो शेयर ऑफ इनकम होगा, जो शेयर ऑफ इनकम होगा वो इंक्लूड हो जाएगा मेंबर की इनकम में। यानी जब यहाँ पे जो शेयर ऑफ इनकम होगा वो मेंबर की इनकम में इंक्लूड होगा, और मेंबर रिबेट ले सकता है अंडर सेक्शन 86 के अंदर। मेंबर जो है वो रिबेट ले सकता है अंडर सेक्शन 86 के अंदर। तो ये बातें क्लियर हुई आपको। ये बातें थी जब AOPBY के अंदर जो शेयर ऑफ मेंबर है वो डिटरमाइंड है, वो नोन है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग पता है। 2 कंडीशन बनेगी उस केस में। पहली कंडीशंस, अगर किसी मेंबर्स की बेसिक अगर किसी मेंबर की जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, अगर यस तो लग जाएगा 30% MMR, अगर नहीं है तो फिर लग जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। और अगर नॉर्मल लग रहा है तो मेंबर्स की इनकम में वो उसका शेयर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन वो रिबेट ले सकता है अंडर सेक्शन 86 के अंदर। लेकिन अगर MMR लग रहा है तो वहाँ पर जो शेयर होगा मेंबर का वो उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा केस। इफ़ शेयर्स ऑफ मेंबर आर अनडिटरमाइंड, अगर यहाँ पे जो शेयर्स ऑफ मेंबर है अनडिटरमाइंड है, अननोन है, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग पता ही नहीं है कैसे बांटना है प्रॉफिट्स को, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी। यहाँ पे भी एनी मेंबर हुज टोटल इनकम इज चार्जेबल टू द टैक्स एट ए हायर रेट, यानी इसमें से कोई ऐसा मेंबर है AOPBY में जिनका टोटल इनकम पे टैक्स लगता है मोर देन मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अरे मोर देन मैक्सिमम मार्जिन रेट मतलब यहाँ पर कोई मेंबर फॉरेन कंपनी है, क्योंकि फॉरेन कंपनी पे लगता है 40% और 50%, डिपेंड करता है सिचुएशन से, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फॉरेन कंपनी पे 30% से ज़्यादा लगता है, 40 और 50। तो अगर AOPBY के अंदर किसी मेंबर का टोटल इनकम जिस पर हायर रेट लग रहा है, किससे हायर, MMR से ज़्यादा लग रहा है, तो फॉरेन कंपनी की इनकम पे जितना टैक्स लगता है उसका 40-50 उसके हिसाब से लग जाएगा, और जो रिमेनिंग मेंबर्स है उन पे लग जाएगा MMR, रिमेनिंग पे लग जाएगा MMR। अगर किसी मेंबर की टोटल इनकम जो है वो चार्ज टू टैक्स है विच इज़ हायर देन MMR, विच इज़ हायर देन MMR, यानी एक केस तो ये होगा कि किसी मेंबर्स की टोटल इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है हायर देन MMR, यहाँ पे होगा नो, मतलब किसी भी मेंबर की जो टोटल इनकम है उस पर MMR से अधिक टैक्स नहीं लगता है। ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है। तो ऐसे केस में लग जाएगा मैक्सिमम मार्जिन रेट जो 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। तो बच्चों ये था थोड़ा सा बेसिक। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, और अगर इसका प्रैक्टिकल आपको और सॉल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना हो तो आप कमेंट कर देना, प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।